श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही सामयिक है और कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी भी है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलों का महत्व। यूँ तो औपचारिक रूप से स्कूलों में जो है वो खेलों की व्यवस्था की जाती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती हैं, कुछ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जो औपचारिक शिक्षा हम ले रहे हैं उसके साथ साथ जो खेल से जुड़ी जो स्पिरिट है, जो भावनाएं हैं, वो बच्चों में विकसित हों और वो होना क्यों ज़रूरी है। कुछ यही सब बातें जो हैं आज हम करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या जो जीवन की दौड़ है वो बच्चे केवल किताबों से जीत सकते हैं या फिर जो खेल का अनुशासन है, टीम भावना है, ये सब चीज़ें भी जीवन में ज़रूरी हैं। तो इन्हीं सब पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रीना सिंह जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पीटीआई हैं, जिला पीटीआई हैं और साथ ही में एक पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर भी हैं और प्रशिक्षक भी हैं। और हमारे साथ जो दूसरे प्रतिभागी हैं संजय कुमार शर्मा जी, जो बेसिक शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षक हैं और राज्य स्तरीय टेबल टेनिस खिलाड़ी एवं कोच हैं। दोनों हमारे जो आज के अतिथि हैं वो खेल क्षेत्र में ज़मीनी अनुभव रखते हैं और स्कूली शिक्षा से भी जुड़े हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है वहाँ से हैं, जहाँ की एक तरह से यूँ कहें कि शहरीकरण बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र अधिक हैं और वहाँ जो है जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उसकी कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक कमी रही है और इसके बीच इन्होंने खुद का अपना करियर बनाया है और आज दूसरों का करियर संवार रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और रीना जी से हम पहले पूछते हैं कि रीना जी, आप एक पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और अब शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं। आपके अनुभव में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का कितना महत्व है? निश्चित ही शारीरिक शिक्षा का बहुत ही महत्व है। एक प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ जब हम खेल से जुड़ते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक बच्चे नेचुरल, खेल एक नेचुरल चीज़ है बच्चों के लिए। तो जब हम खेल को पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं तो बच्चे और इंटरेस्ट से अपना पढ़ने में भी अच्छा योगदान देते हैं। फिट रहेंगे निश्चित ही तो उसका इफ़ेक्ट आपके फिजिकल उस पर पड़ेगा ही और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब क्षमता बढ़ेगी तो बच्चे जो है बहुत से काम कर सकते हैं और इससे बहुत से गुण विकसित होते हैं। एक तो बच्चे अगर खेलते हैं तो उनमें टीम भावना, लीडरशिप के गुण होते हैं, फिर उसके बाद उनमें एक डिसिप्लिन आती है। तो ये सब चीज़ें खेल की वजह से और ज़िंदगी में आजकल के लाइफ में तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को खेल से जोड़ना। फिटनेस के साथ साथ जो उनके नेचर में जो बदलाव आता है वो खेल इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा संजय जी, अब थोड़ा आपसे जानते हैं कि बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो शारीरिक शिक्षा है या खेल जो है उसकी क्या भूमिका है? पहले जैसा हमने देखा था कि जो मूल जो हमारे विषय होते थे वो साइंस के विषय होते थे, मैथ के विषय होते थे और स्पोर्ट्स को, खेलों को कहीं ना कहीं एक सहायक विषय माना जाता था। अब क्या स्थिति है और क्या ये जो पहले स्थिति हुआ करती थी वो क्या बदल रही है? सबसे पहले बेसिक एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा जो खेल और स्वास्थ्य का विषय है वो मुख्य विषय की धारा में आ गया है और ये हमारे बेसिक के बच्चे, क्योंकि नींव हमारी वहीं से निकलती है, अगर वहाँ से हम पढ़ाई के साथ साथ खेल से जोड़ करके अगर उसको हम एजुकेशन देते हैं तो बच्चों का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, और जब ये सब विकास होगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा और वह किसी भी फील्ड में एक टीम भावना के रूप में, एक अनुशासन के भावना में वह काम करेगा और किसी फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। अब जो है मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप दोनों का अनुभव एक खिलाड़ी के रूप में भी रहा है ना? आपने भी काफ़ी कम उम्र में आप लोगों ने खेलना शुरू किया होगा। तो अब आप दोनों का जो एक लंबा अनुभव है उसके आधार पर आप लोग क्या कहेंगे कि स्कूली स्तर पर जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब और क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किनकी आवश्यकता आपको महसूस होती है? स्कूलों में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उसके साथ साथ जो पार्टिकुलर गेम है उनके जो कोचेज़ हैं, क्योंकि अधिकतर जैसे इंटरमीडिएट स्कूलों में तो एक स्पोर्ट्स टीचर होता है। हमारे बेसिक शिक्षा में एक खेल टीचर अनुदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो प्रॉपर वो भी पूरे हर स्कूलों में नहीं है, कुछ स्कूलों में ही हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत करें और पार्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि सभी गेम एक स्कूल में हो, एक दो गेम को एक स्कूल ही टारगेट रखे तो वहाँ से बच्चे आगे भविष्य में अपना कैरियर भी चुन सकते हैं। ये आगे के लिए बहुत अच्छा है। संजय जी, आप क्या कहेंगे?
सर सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक एजुकेशन और जो हमारा माध्यमिक एजुकेशन है वहाँ पे टीचर की जो है ना कमी है। जैसे 1200-1500 बच्चे जो है वहाँ पढ़ रहे हैं और एक खेल टीचर नियुक्त है, वह एक खेल टीचर नियुक्त जो है वह सभी को नहीं कर सकता है, वो या पर्टिकुलर किसी एक खेल को ही वह कर सकता है। और बहुत सारे जगहों पे स्कूलों में अभी भी ग्राउंड, मैदान, संसाधन की कमी है, तो उस कमी को थोड़ा सा दूर करें तो हम लगता है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब मैं ये जानना चाहूँगा आप दोनों से कि जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। कुछ योजनाएं हैं जो बड़ी ही चर्चित रही हैं, खेलो इंडिया की योजना, फिट इंडिया, ये सब वो योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसी भी योजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं, तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये चाहूँगा कि अगर ऐसी कुछ और योजनाएं चल रही हैं तो उनके बारे में भी हमें आप बताएं कि बच्चों में खेल की प्रतिभा का कैसे विकास किया जाए और इन योजनाओं का कितना फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, योजनाएं जैसे खेलो इंडिया है, फर्क तो पड़ा है, पर अभी हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो इसका लाभ, क्योंकि पर्सनली क्या होते हैं, वो बैकग्राउंड से बहुत गरीब होते हैं, उनको पर्सनल कहीं अगर सेलेक्ट हुए बच्चे ले जाना हुआ तो इसकी एक समस्या आती है। कुछ लोग को जैसे हम लोग पर्सनली लेवल पे जानते हैं, बच्चा अच्छा है तो सुविधाएं हम लोग दे देते हैं, परंतु ये दिक्कतें आती हैं जो बाहर बच्चे जाते हैं, उनके लिए कोई फंड या कुछ स्कूल का अपना फंड नहीं रहता जो बच्चों को बाहर भेज सके। जैसे टीम जाती है, कई बच्चों का कैरियर इसलिए भी लॉस हो जाता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं अच्छे होते हुए भी। एक तो ये चीज़ है। अभी हमारे बेसिक में ही कई नए गेम आए हैं इस साल। गेम तो आ गए हैं पर उसके साथ साथ उसके इक्विपमेंट वगैरह नहीं हैं, न कोचेज़ हैं, तो हम उन बच्चों को कैसे तैयार करेंगे। तो स्कीमें तो ऐसा गवर्नमेंट की है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे करना। जी, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही। अब एक प्रश्न जो है विशेष रूप से रीना जी मैं आपसे करना चाहूँगा। इस प्रश्न पर मैं जब भी हमारे यहाँ महिला एथलीट आती हैं और कोच आते हैं तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ। ये सवाल बहुत दिनों से हो रहा है, इस दिशा में प्रयास भी हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी बनी हुई हैं चीज़ें। ये जो प्रश्न है ये महिलाओं की और बालिकाओं की भागीदारी से संबंधित है कि अभी भी खेलों में कहीं ना कहीं, हालांकि जो महिलाएं हमारे खेल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन भागीदारी कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में कम है उनकी। तो उसका एक सामाजिक पूर्वाग्रह है ना, एक सुरक्षा का प्रश्न है, और स्कूलों में, कैंपस में वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन सारे प्रश्नों पर आप एक महिला एथलीट रही हैं, आप भी वहीं से आगे बढ़ी हैं और अब आप खुद एक कोच हैं, एक प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं। इस प्रश्न पर आप क्या विचार रखती हैं और अब कैसे बालिकाओं की भागीदारी को खेलों में बढ़ाया जा सकता है स्कूली स्तर पर? देखिए, इसमें यहाँ के जैसे हमारे पूर्वांचल साइड या थोड़ा महिलाओं का ये होता है, ज़्यादातर पुरुष कोच होते हैं, तो कई लोग के घर में अलाउ नहीं होते हैं। यदि महिलाओं का जो गेम है उसमें महिला कोच अगर उनको दे तो थोड़ा गार्जियंस कंफर्टेबल वो करते हैं। तो इसलिए एक तो ये, दूसरी चीज़ सुविधाएं, सुरक्षा की भावना। अगर स्कूल में कोई है, गेम हो रहा है तो गार्जियंस जो है अलाउ करते हैं, वही अगर दूर स्टेडियम है, इंटीरियर है, तो गार्जियंस जाने नहीं देते हैं। तो यही सब चीज़ें, सुविधाएं ना होने से एक तो है, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम है स्पोर्ट्स में। कुछ ही जगह है, बैंक में, रेलवेज में, उस लेवल पे यदि पहुंचा तो, यदि बच्चा नेशनल लेवल या स्टेट लेवल खेल रहा है तो यदि नहीं आगे खेल पाया तो उनको भी कुछ आगे स्कोप नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी दें और प्लस जो स्कूलों में अच्छी सुविधाएं दें, और थोड़ी कोचेस जो है मेल आते हैं तो कुछ गार्जियंस थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन और मेट्रो सिटीज़ में ये थोड़ी डिफरेंट नहीं है, तो मेट्रो सिटी में थोड़े गार्जियंस जागरूक रहते हैं। हमारे यहाँ जागरूकता की भी कमी है इधर पूर्वांचल साइड में। अच्छा, चलिए अब एक जो बात करते हैं जो बच्चों के पढ़ाई और खेलों के संतुलन से जुड़ा है। तो ये देखा जाता है कि पढ़ाई के दबाव में, चूंकि बच्चों में आजकल बड़ा कंपटीशन का दौर है ना, एग्जाम्स की तैयारी जो है बड़ी कम उम्र में बच्चे बड़ी छोटी क्लासेस से शुरू कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आप लोग क्या मानते हैं कि खेल और पढ़ाई जो हैं वो दोनों क्या साथ साथ चल सकते हैं? मैं दोनों के विचार जानना चाहूँगा। किसी भी पढ़ाई के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले हैं जो स्पोर्ट्स भी में प्रतिभाग करते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई करके अच्छा पढ़ाई में अपना करियर बना रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल का जुड़ाव ही बहुत ही अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। और मैं तो सभी बच्चों के लिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मैं एक सलाह दूंगा, राय दूंगा कि वो बच्चे स्पोर्ट्स के साथ 2 घंटा ही स्पोर्ट्स के लिए दें, लेकिन दें, तो इससे जो है उनका शारीरिक, मानसिक और पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। रीना जी, आप क्या कहेंगी?
हाँ, संजय जी ने सही बोला कि अगर पढ़ाई के साथ साथ खेल रहेगा तो उनकी फिटनेस अच्छी होगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनमें कई चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ही जाएं, लेकिन अपने फिजिकल फिटनेस और अपने हेल्थ के पर्पस से वो उनके लिए बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी जो अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो खेलों को करियर नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ठीक है भाई, खेल रहा है, अच्छा है, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत अच्छा किया जा सकता है। उदाहरण तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अभी भी ये सोच विकसित नहीं हो पाई है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इस सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इसके लिए यही है, गवर्नमेंट को ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी कर दें तो निश्चित इस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप आ जाएगा। जॉब लिमिटेड जगह है और सभी को उस लेवल की थोड़ा अच्छे, जैसे अभी आपके रिंकू सिंह जो हैं क्रिकेटर, इनको उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया। तो इस लेवल का अगर आदमी खेलेगा तो उसको निश्चित अपॉर्चुनिटी अच्छा, अगर गवर्नमेंट अब बदल रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ा ये ध्यान देना है कि अगर स्टेट लेवल का प्लेयर है तो उसको भी उस लेवल का जॉब दे, नेशनल लेवल का प्लेयर है उसको इंटरनेशनल, इन 3 कैटेगरी को जॉब में बांट देगा तो बच्चे बहुत, सभी तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन नेशनल स्टेट लेवल कई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी को सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेगा तो निश्चित ही हमें आने वाले दिनों में जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जिस लेवल का प्लेयर है उस स्टैंडर्ड का जॉब उसे दे। सर्वप्रथम तो जो खेल में आजकल जो आपने जो बात कहा वो बिल्कुल सही बात है कि आज भी गार्जियन जो है सिर्फ उसको कैरियर नहीं मानते हैं खेल में अपने बच्चों के लिए, और इसलिए बच्चों को उतना प्रोत्साहित नहीं करते। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं गांव में और शहर में सबसे पहले स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसकी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार और वहाँ के गार्जियनों को कुछ इस तरह से स्कीम की धारा जोड़ें कि वहाँ के अभिभावक मतलब कन्विंस हों कि हाँ भाई बच्चों में कैरियर है, और जो भी बच्चे हमारे खेल रहे हैं, जिस लेवल के आ रहे हैं, उस लेवल में अगर उनको रोजगार के माध्यम से अगर उनकी जॉब सिक्योरिटी अगर कर दी जाए तो मैं जानता हूँ कि हर अभिभावक अपने बच्चे को खेल के साथ जोड़ना चाहेगा और उसको खिलाना चाहेगा। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, मतलब 100 में हमको लगता है कि 10 के आसपास ही होता है, 90 जो है सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अभिभावक भी इससे थोड़ा पीछे भागते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो है खेल का जो जिस स्तर का खिलाड़ी है उसको जो है जॉब के साथ जोड़ें। अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें जो आपने जो बात कहा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब एक प्रश्न आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, आप लोग प्रशिक्षक हैं खेलों के, तो एक चीज़ तो ये मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि आप लोग एज ए इंडिविजुअल कैसे पहचान करते हैं कि किसी बच्चे में टैलेंट है किसी खास खेल का। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आप चिन्हित करते हैं कि किसी बच्चे में प्रतिभा है इस खेल की, तो क्या स्कूल स्तर पर कोई ऐसी प्रणाली है जो उसे आगे प्रमोट कर सके और उसे आगे का रास्ता दिखा सके? जी रीना जी। हाँ, जैसे हम लोग विद्यालय स्तर पे ऐसे टूर करते हैं, देखते हैं कि बच्चे टैलेंटेड हैं किस गेम में और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो उसको बढ़ावा देते हैं। प्लस उनको जैसे विद्यालय के बाद हमारा बेसिक में संकुल लेवल होता है, फिर उसके बाद हमारा ब्लॉक लेवल होता है, तो ऐसे बच्चे फिल्टर होकर आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट होते जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर हमारा मंडल होता है, उसके बाद फिर स्टेट, फिर नेशनल, तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते जाते हैं। तो जैसे स्कूलों में जिस गेम का सुविधा होती है उस गेम को हम लोग बढ़ावा देते हैं और वो बच्चे आगे पार्टिसिपेट करते जाते हैं। सबसे पहले सर, हम लोग स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं उन बच्चों को पहले फिजिकल स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, उसका पावर क्या है। उसको वॉच करने के लिए जो फिजिकल हमारा एक्सरसाइज होता है उसको हम कराते हैं। उसमें देखते हैं कि बच्चा हमारा कौन अच्छा कर रहा है, उस बच्चे को पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और फिर उन बच्चों को जो भी, जैसे हमने अपने स्कूल पे टेबल टेनिस का टेबल लगा करके एक टेबल टेनिस का एकेडमी मैंने वहाँ डेवलप किया, और बास्केटबॉल का भी मैंने वहाँ पे किया, और उन बच्चों को मैंने प्रैक्टिस कराना सिखाया, बताया। और वह बच्चे जो मतलब गांव के बच्चे उसमें बहुत अच्छा करने लगे। और आज के डेट में हमारे उस स्कूल से इस साल 3 बच्चे जो है खेल छात्रावास में चयनित हुए हैं। अभी कल ही जाके उन लोगों का एडमिशन आगरा में और अयोध्या में हुआ है। एक बच्ची हमारी 2 साल पहले छात्रावास में जा चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अंडर 14 में खेलने गई थी। और हमारे बच्चे जो है विगत 3 सालों से स्टेट चैंपियन होके आ रहे हैं उस गांव के बच्चे। तो ऐसा नहीं है, संसाधन जो भी है जितने में है एफोर्ड टीचर को करना पड़ेगा, वहाँ के गांव के लोगों को करना पड़ेगा, और वो सारी सोसाइटी को करना पड़ेगा, और
हमें तो वहाँ सब कुछ ने बहुत कुछ सपोर्ट मिला, गांव के परिवार, उनके गार्जियन से, बच्चों से, टीचर से, मैम लोगों का, सभी का बड़ा सहयोग मिला है। और मैं आज वहाँ के बच्चों को इस लायक है कि बच्चे जाके आगे खेल रहे हैं। माध्यमिक में 3रा स्थान पिछले साल पाए, तो बिल्कुल हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरे विषय पर चलते हैं। आज कल हम सब जानते हैं कि स्क्रीन टाइम, मोबाइल देखना, ये सब चीज़ें बच्चों में भी बहुत अधिक बढ़ गई है। गार्जियन देखते हैं, साथ साथ फिर बच्चे भी देखने लगते हैं, और बचपन से ही देखिए तो उन्हें गेम्स का और इस तरह की चीज़ों का शौक लग गया है। सोशल मीडिया आ गया है, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत समय जो है मोबाइल पर बिताते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें तनाव उत्पन्न होता है, और कहीं ना कहीं उनमें मानसिक रूप से भी कमजोरी आ रही है, उनकी एकाग्रता कम हो रही है। तो इस चीज में खेल की क्या भूमिका हो सकती है? क्या खेल की एक सकारात्मक भूमिका इस संदर्भ में हो सकती है? निश्चित ही, जैसे कि अगर वो खेलेंगे, घर में रहेंगे, तो निश्चित है कि मोबाइल चलाएंगे उतने टाइम। तो अगर वो खेलेंगे तो वो टाइम अपना फिटनेस में करेंगे और जल्दी थक के सो जाएंगे, फिर लेट नाइट नहीं वो जगेंगे मोबाइल, और दूसरे दिन स्कूल रहता है। तो खेल से बेनिफिट तो है। मैं अभी स्टेडियम में जो बच्चियां आती हैं, मैं प्रैक्टिस वहाँ जाती हूँ, कराती हूँ, तो वहाँ से कई बच्चे अभी बेसिक से निकल के माध्यमिक से नेशनल रिप्रेजेंट की है क्रिकेट में। तो और भी जो बच्चे सीनियर्स हैं मेरी कोचिंग दी हुई गर्ल्स जो है रेलवे में जॉब कर रही हैं इस समय। तो और भी नए बच्चे निकल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं और स्कूली खेल रहे हैं। तो वो बच्चियों को मैं ये भी गाइड करती हूँ। मोबाइल का भी मैं बोलती हूँ कि भाई मोबाइल आप अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, लेकिन ग्राउंड में कोई मोबाइल नहीं यूज़ करेगा। अपने मतलब कहीं इमरजेंसी हो तो उसके लिए ठीक है। और घर पे भी जाके मैं ये गाइड करती हूँ, घर पे जाके आप टाइम जितना मोबाइल में आपका टाइम ऑलरेडी जो है खेल में जाता है, उस टाइम को आप अपने एजुकेशन में लगाइए। लेकिन आजकल के बच्चे मानते तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि खेल से जो है मोबाइल का देखना कम हो गया है, मोबाइल टाइम कम हो गया है स्पोर्ट्स से। ये चीज़ मैंने देखा है। सर, ये आपने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही। आज के परिवेश में मोबाइल, मल्टीमीडिया और टीवी, ये जो है, हमें जहाँ तक जो लगता है कि जो स्पोर्ट्स हम लोग जब खेलते थे उस समय मोबाइल और टीवी और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो बच्चों के पढ़ाई के बाद जो समय बचता था वो ग्राउंड में खेलते थे, कोई ना कोई खेल खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे, और मनोरंजन का साधन हमारा खेल हुआ करता था। आज कहीं ना कहीं हमारे खेल को एडॉप्ट कर लिया है मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें। और इसमें कहीं ना कहीं हम अभिभावक भी इसके दोषी हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल थमा देते हैं कि बेटा मोबाइल देख लो। तो मैं सभी अभिभावक से और सभी स्कूल, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर बच्चे के पास पढ़ने के बाद जो समय बच रहा है उसको स्पोर्ट्स में आप प्रतिभाग कराएं, तो उसका डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। और जो है आजकल जो है बच्चों को मैंने देखा है मोबाइल की, मतलब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा, बहुत सारे बच्चों को विक्षिप्त हो। मैं स्टेडियम में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मोबाइल चला चला करके वो मानसिक रूप से विकृत हो गए। अब उनके पेरेंट्स यहाँ स्टेडियम में लेके आते हैं कि मैम ये थोड़ा सा ये दिक्कत है, इसको आप अपने स्पोर्ट्स में कराइए। तो जो मामला बिगड़ जाता है तो फिर आप स्पोर्ट्स की तरफ आते हो। ये इसके पहले आप पहले ही इस चीज़ को करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने बात की तकनीक के दुष्प्रभाव की, क्या पड़ रहा है, लेकिन अब थोड़ा तकनीक की जो सकारात्मक भूमिका है खेलों में, उस पर भी बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी जो है लगातार मैं देख रहा हूँ कि प्रशिक्षण में खेलों में घुस रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि उससे निरंतर सकारात्मक ही सुधार हो रहे हैं। तो क्या स्कूली स्तर पर, बेसिक शिक्षा के स्तर पर क्या तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है? क्या उन्हें समावेशित प्रशिक्षण से लेकर अन्य स्थानों पर किया जा रहा है? आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, इसमें टेक्निक ली जा रही है, क्योंकि हर गेम में एडवांस चीज़ें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी, तो उनका लाभ उन बच्चों को बताया जाता है। और बच्चे एडवांस खुद भी देख लेते हैं, अगर उस गेम में रूल रेगुलेशन नहीं पता और नई टेक्निक क्या आई है, कैसे है, तो एक कोचिंग का भी वो है, ऑनलाइन जो है बच्चों के लिए बेनिफिट है। जी, संजय जी, आप क्या कहेंगे? टेक्निक किस तरह से अब जो है सकारात्मक भूमिका निभा रही है, और क्या स्कूली स्तर पर, बेसिक शिक्षा के स्तर पर क्या इसकी उपयोगिता बढ़ रही है? क्या इसका प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल सर, प्रयोग हो रहा है। और ये जो आज का जो तकनीकी जो है, मतलब हमारे स्पोर्ट्स को काफ़ी जो है एडवांस कर रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि बच्चे इसमें दुष्प्रभाव और ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें इसमें मिल रही हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि सूपा जो होता है उसमें अगर हम कोई अनाज अगर फटकते हैं तो उसमें कचरा बाहर निकालते हैं, और जो अच्छा अनाज होता है उसको पीछे आ जाता है। तो इसमें से जो हमें
हमें जो लाभ दे रहा है, तकनीकी युग में जो लाभ दे रहा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और जो नुकसान कर रहा है उसको बाहर करना चाहिए। और बिल्कुल आज का जो खेल बड़ा टेक्निकल हो गया है, तो उसमें हमारा ये तकनीकी जो है मोबाइल और ये लैपटॉप, इस पे हमारा काफ़ी मदद करता है। इसे काफ़ी एब्जॉर्ब करने को मिलता है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधार हम लोग उसे आसानी से कर लेते हैं। संजय जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सूप का, कि सूप का हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। रीना जी, अब आपसे पूछते हैं, एक चूँकि आप खुद क्रिकेटर हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट के विरुद्ध जाके आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अभी भी क्रिकेट का रुझान जो है वो बहुत अधिक है पूरे भारत में। जब सीरीज होती हैं, मैचेज होते हैं, आईपीएल में समय हर जगह जो है उसका खुमार छाया रहता है। तो कहीं ना कहीं दूसरे खेल जो हैं उनका रुझान जो है बच्चों में सीमित है अभी भी हमारे यहाँ। तो इसे कैसे बदला जा सकता है? दूसरे खेलों की ओर कैसे बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट किया जा सकता है कि क्रिकेट में जो इतनी भीड़ है उसके थोड़ा दूसरे गेम्स भी लाभान्वित हों? देखिए, क्रिकेट हाँ थोड़ा देख के बच्चे ग्लैमर का है, और पूरे साल मतलब क्रिकेट चलता रहता है, और उसको मीडिया पे और हर जगह इतना बच्चे देखते रहते हैं। तो दिमाग में जब बच्चा एक पैदा भी होता है तो माँ बाप क्या बैट बॉल प्लास्टिक का लाते हैं, और बचपन से ही उनके दिमाग में क्रिकेट का कीड़ा हो जाता है। छोटे बच्चे और कोई गेम नहीं खेलेंगे, क्रिकेट क्यों? कि उनके वातावरण में जो टीवी पे भी देखेंगे क्रिकेट, मोबाइल में देख रहे हैं क्रिकेट, और गेमों का कम होता है, मैचेस भी कम होते हैं, क्रिकेट पूरे साल होते रहते हैं। एक तो ये, प्लस बच्चे क्या है वहाँ पे एक ग्लैमर का है, प्लस उसमें अच्छे इनकम है, क्रेज, तो इस वजह से थोड़ा सा इस प्रभाव पड़ता है, और गेम कम दिखते हैं बच्चों को। अब हॉकी स्टिक ले लीजिए, बच्चे कहीं टीवी पे एक आध कोई मैच देख लिए तो देख लिए, शुरू से कोई गार्जियंस हॉकी की स्टिक नहीं पकड़ाता है बच्चे को खेलने के लिए, लेकिन बैट बॉल अट्रैक्शन रहता है, बैट बॉल तुरंत एक साल का 2 साल का बच्चा बैट बॉल, तो बचपन से वो बैट बॉल देख रहा है, तो क्रिकेट की तरफ रुझान तो नेचुरल होना है, और वातावरण में भी देख रहा है। चारों तरफ कहीं भी छोटी जगह है बच्चे शुरू हो जाते हैं प्लास्टिक बॉल से, रबड़ की बॉल से, तो ये चीज़ें हैं। और एक देखते हैं कि मतलब इतने सेलिब्रिटी लोग हैं तो उनको देख के बच्चे, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और हमारे जो हॉकी प्लेयर हैं या फुटबॉल प्लेयर हैं उनका जो है इतना वो नहीं पड़ता, और हमारे क्रिकेट में जो है पैसा बहुत है, एक इसका भी प्रभाव है कि बच्चे अधिकतर मैक्सिमम देखिए यहाँ पे हर एक थोड़ी जगह पे 2-4 किलोमीटर पे आपको एक क्रिकेट एकेडमी दिखेगी, और गेम की नहीं दिखेगी लेकिन क्रिकेट एकेडमी दिखेगी। गार्जियंस भी चाहता है कि बच्चे हमारा क्रिकेट ही खेलें, और अब तो खैर एक बहुत से प्लेटफॉर्म खुल गए, आईपीएल खुल गया है, अगर आईपीएल में भी चले जाएगा तो बच्चे का पूरा नाम हो जाएगा। मतलब गार्जियंस भी क्रिकेट की तरफ ही प्रभाव वो करते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक ग्लैमर और प्लस इनमें इनकम ज़्यादा है, पैसा है, तो इस वजह से रुझान अगर यही हर गेमों में हो जाए तो निश्चित ही बच्चे उधर भी डाइवर्ट होंगे। जी संजय जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप टेबल टेनिस के प्रशिक्षक हैं, तो टेबल टेनिस एक लंबे समय तक माना जाता रहा है कि संभ्रांत वर्ग का खेल है, क्योंकि टेबल जो होती है वो महंगी होती है और उसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी सस्ते नहीं होते। महानगरों में जाएंगे तो आपको सामान्यतः हर स्कूल में और सार्वजनिक स्थानों पर टीटी की टेबल मिल जाएगी, लेकिन पूर्वांचल के परिवेश में ये इतनी सामान्य चीज़ नहीं है। तो आपसे मैं 2 सवाल करूंगा कि आप खुद कैसे टेबल टेनिस में आए, टेबल टेनिस में आपका रुझान कैसे बना, और अब टेबल टेनिस के इन पूर्वांचल के इलाके में क्या स्थिति है? मैं टेबल टेनिस शौकिया खेलता था सर, और शौकिया खेलने से लेकर के जिला मंडल से लेकर के मास्टर तक मैं स्टेट लेवल तक खेला। और एक शौक, चूँकि मानसिक रूप से ये गेम जो टेबल टेनिस है मानसिक स्थिरता को बड़ा डेवलप करता है, इससे मैं प्रभावित होकर के इस गेम को मैंने एकाग्रता के लिए, अगर कोई गेम है तो एकाग्र अगर आपको जीवन में होना है तो आपको टेबल टेनिस खेलना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली इसी उद्देश्य से मैं इसमें जुड़ा था और मैं खेलता था। उसके बाद से मैं, जब अभी आज पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ये बड़े लोगों का गेम है। वाकई आज के घर में गोरखपुर में सैकड़ों टेबल लगे हैं, लेकिन बड़े लोगों के घर में शौकिया के रूप में खेलने के लिए लगे हुए हैं। बेसिक में अभी गोरखपुर में, पूर्वांचल में कहीं भी टेबल आपको, गोरखपुर में 4 एकेडमी हैं, और 4 एकेडमी है, वो भी 4 एकेडमी ऐसी है कि महंगी है। मतलब एक बच्चे का मंथली फीस 3,000 रुपये लगता है। तो जो हमारा गांव का बच्चा या गरीब परिवार का बच्चा वहाँ पे टेबल टेनिस नहीं खेल सकता है। एक रैकेट जो है 10,000 की आती है, एक बॉल 150 रुपये की आती है, टेबल जो है 30 से 40,000 रुपये की आती है। तो लेकिन जो कैपेबिलिटी है, जो आप, जैसे अगर हम टेबल टेनिस में अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अच्छा खिलाड़ी पैदा करना चाहते हैं, तो हमें गाँव में ही जाना पड़ेगा, डेवलप तो वहीं करनी पड़ेगी। और मैंने किया है और मुझे उसका रिस्पॉन्स, रिजल्ट मिला है। इसके साथ मैं इस बात को मैं आज यहाँ कह रहा हूँ। तो
कहीं ना कहीं सरकार को इसको खेल को बढ़ावा देने के लिए गांव लेवल पे ग्रामीण परिवेश में इसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। रीना जी, अब आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा हम अभी क्रिकेट के ग्लैमर की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब आपने खेलना शुरू किया होगा तब तो एक तो उतना ग्लैमर नहीं रहा होगा और महिला क्रिकेट में तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं रहा होगा। तो उस समय कैसे आप क्रिकेट से जुड़ी, क्या प्रेरणा रही? उस वक्त तो कुछ ऐसा इंसेंटिव नहीं मिलता था, कुछ नहीं था, तो कैसे आपका जुड़ाव हुआ? जैसे हमारे घर में ऐसे मतलब हम 4 भाई हैं और मैं अकेली सिस्टर हूँ, सबसे छोटी हूँ। तो भैया लोग ऐसे घर में क्रिकेट खेलते थे तो मैं भी खेलती थी ऐसे ही। उसके बाद मेरे जो हमसे बड़े भाई हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेले गोरखपुर में, तो वो स्टेडियम जाते थे, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी खेलूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी, तब तक मैं एडी स्कूल में पढ़ती थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक टीम बनी क्रिकेट की, स्टेडियम में ट्रायल हुए और सभी स्कूलों के बच्चे आए, ट्रायल दिए। तो फिर मतलब अभी मन में मैं सोच रही थी, तब तक डिस्ट्रिक्ट टीम बन गई। अब मुझे इंटरेस्ट आ गया क्रिकेट में और मैं खेली, सेलेक्ट भी हुई। और पहली बार ही खेलने में मैं स्टेट लेवल की अकेली गोरखपुर से सेलेक्ट हुई थी। कानपुर में हुआ था। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं खेलती गई और मैं बॉयज़ में ही प्रैक्टिस करती थी स्टेडियम में। हम लोग के कोच पहले खलील सर हुआ करते थे, तो सभी बॉयज़ रहते थे और मैं 2-3 लड़कियां गर्ल्स थी क्रिकेट की, खेलती थी। और कभी हमें ऐसा नहीं लगा और कोई दिक्कत नहीं आई और घर से भी सपोर्ट रहा, तो फीलिंग्स आई। और जब मैचेस होते तब मुझे पता चला महिलाओं की इतनी अच्छी टीम है। जब यहाँ गोरखपुर से मैं बाहर निकली तब देखी मुंबई की इतनी अच्छी टीम है। यूपी की टीम मैक्सिमम कानपुर से बनती थी और डिस्ट्रिक्टों से नहीं बनती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि गोरखपुर इतनी अच्छी हो गई टीम कि हम स्टेट चैम्पियन होने लगे। तो गोरखपुर की 3-4 लड़कियां काफ़ी अच्छे लेवल पे खेली हैं। यही है कि सुविधाएं मिली और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मुझे ये नहीं देखा कि यहाँ पे क्रिकेट का क्या हो रहा है। गर्ल्स की तो बिल्कुल ही टीम नहीं थी, तब से क्रिकेट का रहा। और आज की डेट में गोरखपुर में मैं अकेली हूँ जो स्वयं स्टेडियम में बच्चियों को स्कूलों से छांट कर भेजती हूँ, बच्चियाँ प्रैक्टिस करती हैं। और आज की डेट में इसका रिजल्ट है कि 4 गर्ल्स रेलवे में जॉब कर रही हैं, कई पुलिस में चली गई और अभी स्कूली लेवल पे नेशनल खेल रही हैं बच्चियां। और यूपीसीए में भी 2-3 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। आज का रिजल्ट ये है। जी, आप दोनों आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और मुझे लगता है कि जो हमारी ये चर्चा हुई है तो श्रोता जो हमारे हैं, ख़ास करके जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं और जो विद्यार्थी हैं, वो खेलों के महत्व के बारे में और स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षा का महत्व है उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। तो यह चर्चा बहुत ही जानकारी पूर्ण रही और बहुत ही प्रेरणादायक रही। रीना जी और संजय जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम खेल दर्पण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।